Hello students, welcome to RS accounting classes. Today we are going to discuss kinds of negotiable instruments. Business Law Second Chapter 2 BCom 4th Sem एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है RS अकाउंटिंग क्लासेस, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसके अलावा स्टडी मटेरियल, सिलेबस PDF, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो प्लीज़ ज्वाइन इट। चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। अगर किसी को मीनिंग क्लियर नहीं है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का तो एक बार आप जो चैप्टर 1 की वीडियो है उसको देख लीजिए। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं है, जो डेफिनेशन गिवन है एक्ट के अकॉर्डिंग थी। जो सेक्शन 13 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 क्या कहता है कि अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल ईदर टू ऑर्डर और टू बेरर। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? वो इंस्ट्रूमेंट जिसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और ये कैसे होने चाहिए? रिटर्न में होने चाहिए। और इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? एक प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल। या तो वो ऑर्डर हो सकता है या फिर बेरर इंस्ट्रूमेंट। अगर वो कैसा इंस्ट्रूमेंट है? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, इट मीन्स कि उसमें क्या आ जाएगा? एंडोर्समेंट भी होगा प्लस में डिलीवरी। सेकंड क्या है? बेरर। बेरर में सिर्फ डिलीवरी आ जाएगी, एंडोर्समेंट नहीं होगा। अब हम इस चैप्टर में 1 बाय 1 करके इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, उसकी क्या फीचर्स होनी चाहिए, क्या स्पेसिमेन होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, चेक पेबल क्या है, ये सब। सबसे पहला है प्रॉमिसरी नोट। नेम से ही सजेस्ट हो रहा है प्रॉमिसरी, इट मीन्स प्रोमिस करना, कि यहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रोमिस करता है। According to Section 4 of the Indian Negotiable Instruments Act 1881, तो जो इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है उसमें सेक्शन 4 है, उसके अकॉर्डिंग हमें डेफिनेशन दी हुई है। अगर आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ आ जाती है और याद है, इसके बाद आपको अलग से फीचर्स याद करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। डेफिनेशन से ही आप इस टॉपिक को अपने आप से लिख सकते हो। अ प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। तो सबसे पहले प्रोमिसरी नोट क्या है? इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग, और ये राइटिंग में होना चाहिए। इट मीन्स कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को लिख के प्रोमिस करता है, तब हम उसको कहेंगे कि वो प्रोमिसरी नोट है। ये नहीं कि किसी पर्सन ने वर्बली प्रोमिस कर दिया दूसरे पर्सन को। अगर वो वर्बली प्रोमिस कर रहा है तो वो प्रोमिसरी नोट नहीं होगा। नोट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट, तो जो बैंक नोट होते हैं, करेंसी नोट होते हैं, उनको हम एज अ प्रोमिसरी नोट कंसीडर नहीं करेंगे। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, और ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैसा होता है? अनकंडीशनल। इसका क्या मतलब हुआ? इन केस कि जिस पर्सन ने प्रोमिस किया था दूसरे पर्सन को कि मैं स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद आपको इतने अमाउंट की पेमेंट कर दूंगा, और वो टाइम पे पेमेंट नहीं करता, अगर उसने टाइम पर पेमेंट नहीं की तो क्या होगा? उसको लेके कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाइड नहीं है। इसलिए कहा है कि जो प्रॉमिसरी नोट क्या है? अनकंडीशनल है। साइंड बाय द मेकर, तो जो भी प्रॉमिसरी नोट को बनाएगा, जो भी उसको ड्रॉन करेगा, उसके साइन होने चाहिए। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट पे की जाएगी वो सर्टेन होगी, मतलब स्पेसिफाइड होगी कितने अमाउंट की पेमेंट करनी है। और दूसरा, किसी स्पेसिफाइड पर्सन को ही दोगे ना प्रोमिस नोट की। मैंने जैसे कि ए ने बी को प्रोमिसरी नोट दे दिया, तो ए तो क्या हो गया? ड्रॉवर हो गया, वो लिखने वाला, किस मेकर है। और जो बी क्या है? पेई है। इट मीन्स कि इसको अमाउंट रिसीव होगी, तो यहाँ पे जिसको पेमेंट करनी है उसका नाम भी स्पेसिफाइड होगा और कितना अमाउंट देना है वो भी स्पेसिफाइड होगा।
करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोमिसरी नोट, फीचर्स वही सेम है जो हमने डेफिनेशन में पॉइंट्स पढ़े हैं ना, डिट्टो वही आ जाएंगे। डेफिनेशन याद मतलब फीचर्स भी आपको अच्छे से आ गई। तो पहला क्या है, प्रोमिसरी नोट इज अनकंडीशनल, ये भी हमने डेफिनेशन में कर लिया। इट इज ऑलवेज इन राइटिंग, तो राइटिंग में होना चाहिए। अ वर्बल प्रॉमिस टू पे अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी इज नॉट अ प्रोमिसरी नोट। अगर कोई पर्सन वर्बली प्रॉमिस कर देता है किसी स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी को पेमेंट करने की, तो वो प्रोमिसरी नोट नहीं होगा। थर्ड क्या है, इट इज मेड एंड साइंड बाय द डेटर। डेटर मतलब जिस पर्सन ने पेमेंट करनी है, तो वही पर्सन इसको लिखेगा और वही पर्सन साइन करेगा। A promissory note is made as payable to a specified person or to the order of the specified person or to the bearer after the expiry of a specified duration। तो जो promissory note दिया जाता है वो एक specified person के लिए ही बनाया जाएगा, और यहाँ पे बोला ये ऑर्डर के टर्म्स में भी हो सकता है और बैरर के टर्म्स में भी हो सकता है, और जो पेमेंट की जाएगी वो स्पेसिफाइड ड्यूरेशन की एक्सपायरी के बाद होगी। इट मीन्स फ्यूचर में पेमेंट होगी। फिफ्थ क्या है, ए प्रोमिसरी नोट शुड बी पेबल इन द करेंसी ऑफ द कंट्री। तो जिस कंट्री में उस प्रोमिसरी नोट को बनाया गया है उसी कंट्री की करेंसी में प्रोमिसरी नोट की पेमेंट होगी। A promissory note drawn for a specified duration should be adequately stamped according to its value। In case अगर जो promissory note है चाहे वो at a site हो, इट मीन्स कि जिस टाइम पे उसको प्रेजेंट किया उसी टाइम पे उसको पेमेंट रिसीव होगी, या फिर ये हो सकता है आफ्टर साइट। आफ्टर साइट का मतलब होता है कि एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद उसकी पेमेंट की जाएगी। जैसे ही वो टाइम पीरियड एक्सपायर होगा उसके बाद जो क्रेडिटर है प्रोमिसरी नोट को प्रेजेंट करेगा और अमाउंट को रिसीव करेगा, तो वो प्रॉपरली स्टैम्प्ड होना चाहिए कि कितनी अमाउंट के अकॉर्डिंग उस प्रोमिसरी नोट को क्रिएट किया गया है। अब बैंक नोट और करेंसी नोट इज अ प्रोमिसरी नोट, ये भी हमने डेफिनेशन में करा था कि जो बैंक नोट है करेंसी नोट है वो प्रोमिसरी नोट की कैटेगरी में नहीं आते। अ प्रोमिसरी नोट शुड बी ड्रॉन फॉर द पेमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड सम। जो प्रोमिसरी नोट है वो स्पेसिफाइड सम की पेमेंट के लिए ही ड्रॉन किया जाना चाहिए। हाउएवर द एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेट सच एज एन IOU इज नॉट अ प्रोमिसरी नोट। कि जो IOU है इसका मतलब क्या होता है, IOU यहाँ पे भी एक पर्सन क्या करता है, दूसरे पर्सन को बोलता है कि मुझे आपके इतना अमाउंट पे करनी है, लेकिन ये क्या है, इसको हम प्रोमिसरी नोट नहीं कहेंगे क्योंकि जो IOU है वो इनफॉर्मल वे में बोला जाता है, ये लीगली नहीं है, तो इसीलिए इसको एज अ प्रोमिसरी नोट कंसीडर नहीं किया जाएगा। The consideration for and the date and place of making the promissory note need not be mentioned in the promissory note। जो भी consideration है, डेट क्या है, किस डेट को मतलब पेमेंट होगी, प्लेस किस प्लेस पे पेमेंट होगी, तो ये सब मेंशन करने की promissory note के अंदर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। स्पेसिमन ऑफ promissory note, इट मीन्स कि जब भी आपको कोई प्रोमिसरी नोट लिखना है तो किस तरह से वो लिखा जाएगा, उसका फॉर्मेट क्या है, कहाँ पे क्या चीज़ मेंशन होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होना चाहिए, आपका अमाउंट होना चाहिए। ₹1500 है, कितनी अमाउंट के लिए ये प्रोमिसरी नोट क्रिएट किया गया। राइट हैंड साइड क्या है, बहादुरगढ़ 20 जनवरी 2006। तो यहाँ पे क्या है, एड्रेस है एंड डेट है। ऑन डिमांड, ऑन डिमांड का क्या मतलब हुआ कि जो ये प्रोमिसरी नोट है वो किस नेचर का है, एट साइट, कि जिस टाइम पे उसको प्रेजेंट किया जाएगा उसी टाइम पे उसकी पेमेंट हो जाएगी, और 3 months आफ्टर डेट, या फिर ये हो सकता है कि ये किस नेचर का हो, आफ्टर साइट। इट मीन्स कि जिस डेट को इसको लिखा गया है उसके 3 महीने के बाद इसको कैश पे कन्वर्ट किया जाएगा। आई प्रोमिस, आई यहाँ पे कौन है, डेटर या फिर मेकर, कि जिसने इस प्रोमिसरी नोट को लिखा है। टू पे श्री अशोक कुमार, अशोक कुमार यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिटर, या फिर कह सकते हो पेई, कि जिसको पेमेंट होगी।
और ऑर्डर द सम ऑफ ₹1,500 विद इंटरेस्ट एट 10% पर एनम अनटिल पेमेंट फॉर वैल्यू रिसीव्ड। कि यहाँ पे जो डेटर है वो प्रॉमिस करता है अशोक कुमार को कि वो उसको कितना अमाउंट पे करेगा 1,500 और इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करेगा 10%। कि जब तक कि जो उसको वैल्यू रिसीव नहीं हो जाती तब तक कितना अमाउंट लगेगा, जो ब्याज लगेगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट था प्लस में जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% के हिसाब से। और यहाँ पे जो स्टैम्प होनी चाहिए राम किशोर जिसने उसको लिखा है, और यहाँ पे उसके सिग्नेचर हो जाएंगे। एग्जाम्पल से और समझा रखा है कि ए ने साइन करा एक इंस्ट्रूमेंट को जिसमें फॉलोइंग कंडीशन होनी चाहिए। अगर इस हिसाब से लिखेगा तो हम कहेंगे कि वो एक प्रॉमिसरी नोट है। अगर उसने ऐसे लिखा, जो नीचे और भी कंडीशंस दी हुई हैं, अगर इनके अकॉर्डिंग लिखा तो उसको हम प्रॉमिसरी नोट नहीं कहेंगे। तो ए कैसे साइन करेगा एक इंस्ट्रूमेंट को, मतलब कैसे वो लिखेगा प्रॉमिसरी नोट को, आई प्रोमिस टू पे बी और ऑर्डर ₹1500। या फिर ये हो सकता है आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू इंडेटेड टू बी और टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1500 पेबल ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड, देन द इंस्ट्रूमेंट विल क्वालिफाई एज अ प्रॉमिसरी नोट। या फिर वो खुद को एक्नॉलेज कर सकता है कि मैं 1500 रुपये हैं वो किसको पे करूँगा, बी को, कब, जब भी वो डिमांड करेगा उस टाइम पे। तो ये तो हो जाएगा प्रॉमिसरी नोट की कैटेगरी में। हाउएवर अगर ए ने इंस्ट्रूमेंट को साइन करा जिसमें फॉलोइंग कंडीशन कंटेन है जो यहाँ पे नीचे दी गई हैं, इनको फिर हम क्या कहेंगे, प्रॉमिसरी नोट नहीं कहेंगे। अगर उसने ऐसे लिखा है, ऐसे प्रॉमिस किया है, आई एम इंडेटेड टू बी फॉर ₹1500, या फिर आई प्रोमिस टू बी ₹1500 अलोंग विद एनी अदर सम विच मे बी पेबल टू हिम। ये कह दिया कि ए ने प्रॉमिस कर दिया बी को कि वो उसको पेमेंट करेगा, साथ में ये भी है कि विद एनी अदर सम, तो कितना अमाउंट और ये स्पेसिफाइड नहीं है। प्रॉमिसरी नोट में साफ साफ लिखा है कि प्रॉमिसरी नोट एक स्पेसिफाइड सम के लिए ही ड्रॉन किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो अमाउंट ही क्लियर नहीं है, इसलिए ये प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा। आई प्रोमिस टू पे बी ₹1500 आफ्टर डिडक्टिंग देयर फ्रॉम एनी सम। अब कितना अमाउंट डिडक्ट करने के बाद वो उसको 1500 की पेमेंट करेगा, ये भी मेंशन नहीं है। विच मे बी ड्यू फ्रॉम बी टू मी, यानी कि इन फ्यूचर के जो बी ने ए के देने हैं वो सम लेस करने के बाद फिर वो उसको पेमेंट करेगा, तो कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, तो ये भी प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा। आई प्रोमिस टू पे बी ₹1500 10 days आफ्टर आई गेट मैरिड टू सी। तो यहाँ पे ए कैसे प्रॉमिस कर रहा है बी को कि मैं बी को 1500 रुपीज़ दूंगा और 10 days के बाद दूंगा, कब, जब उसकी मैरिज हो जाएगी किसके साथ, सी के साथ। अगर इन केस ए ने सी के साथ शादी नहीं करी तो क्या कभी भी बी को पेमेंट रिसीव ही नहीं होगी, क्योंकि उसने कंडीशन में यही लिखा है कि अगर उसकी मैरिज सी के साथ होगी तब उसके 10 दिन के बाद वो उसको 1500 की पेमेंट करेगा। तो ये भी कुछ मतलब कि एक्यूरेट नहीं हुआ, तो ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है। आई प्रोमिस टू बी ₹1500 ऑन द डेथ ऑफ सी, और यहाँ पे ए प्रॉमिस कर रहा है बी को कि जब सी की डेथ हो जाएगी उस टाइम पर मैं आपको 1500 की पेमेंट करूँगा, और प्रोवाइडेड सी लीव्स मी इनफ मनी टू पे बी। और यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि इन केस अगर जो मैं मानता हूँ कि जो सी है वो मरने के बाद मेरे लिए इतना मनी छोड़ के गया होगा कि जिससे मैं बी को पेमेंट कर पाऊँ। I promise to pay B ₹1500 along with the black horse on the next 1st of January। यहाँ पे प्रॉमिस कर दिया ए ने बी को कि वो उसको 1500 रुपये देगा, साथ में किसके, ब्लैक हॉर्स के साथ, और कब, नेक्स्ट 1st जनवरी को। तो इस हिसाब से किए गए जो प्रॉमिस है ना वो प्रॉमिसरी नोट के अंडर नहीं आएंगे। प्रॉमिस कैसे करना है आपने, जो ये फर्स्ट 2 कंडीशंस है इनके हिसाब से आपको प्रॉमिस करना है। पार्टीज टू अ प्रॉमिसरी नोट, कि प्रॉमिसरी नोट के टाइम पे कौन कौन सी पार्टीज है वो इन्वॉल्व होंगी। तो देर आर द 2 पार्टीज टू अ प्रॉमिसरी नोट। तो यहाँ पे 2 ही पार्टीज होती हैं, दे आर मेकर एंड पे। एक मेकर हो जाएगा एंड दूसरा पे हो जाएगा। मेकर कौन होता है, ही इज द डेटर
हु मेक्स द प्रोमिसरी नोट, तो ये डेटर होगा जो प्रोमिसरी नोट को लिखेगा। प्रोमिसिंग टू पे ए स्पेसिफाइड सम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए स्पेसिफाइड ड्यूरेशन, वो पर्सन जो प्रॉमिस करता है कि वो स्पेसिफाइड ड्यूरेशन की एक्सपायरी के बाद जो भी स्पेसिफाइड सम है उसकी पेमेंट करेगा। देयर मे बी वन और मोर मेकर्स ऑफ अ प्रोमिसरी नोट, तो एक ही प्रोमिसरी नोट के एक से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, मेकर हो सकते हैं। इट मीन्स कि ए और बी ने मिलके प्रॉमिस किया है कि वो सी को पेमेंट करेंगे एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद, और जो भी स्पेसिफाइड अमाउंट होगी उसकी पेमेंट करेंगे। पे कौन होगा, ही इज द क्रेडिटर इन हुज फेवर द प्रोमिसरी नोट इज मेड, तो यहाँ पे जिसको प्रॉमिस किया गया है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। पे कि जिसको बाद में जो अमाउंट है वो रिसीव होगी। सेकंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है बिल ऑफ एक्सचेंज। पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कैसे जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो प्रोमिसरी नोट से अलग है, क्योंकि प्रोमिसरी नोट भी क्या था, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज भी क्या है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बट कोई तो डिफरेंस होगा दोनों में। तो प्रोमिसरी नोट में तो क्या था कि दो पार्टी इन्वॉल्व थी, एक थी मेकर एंड दूसरी साइड क्या है, पे। मेकर क्या है, डेटर, मतलब जिसको पेमेंट करनी है, और पे क्या है, क्रेडिटर, जिसको पेमेंट रिसीव होगी। तो जो बिल को लिखता है वो कौन होता है, डेटर होता है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है, इसमें भी तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक तो होता है मेकर कह लो, ड्रॉवर कह लो, कि जो बिल को लिखेगा, एंड दूसरा क्या होता है, ड्रॉई, जो उस बिल को एक्सेप्ट करेगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, पे, जिसको एक्चुअल में पेमेंट होगी। तो जो ड्रॉवर है और पे ही है, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग पर्सन भी हो सकते हैं। तो ड्रॉवर कौन होता है, यहाँ पे क्रेडिटर होता है, कि जिसको पेमेंट मिलनी है, रिसीव होनी है, वो उस बिल को लिखेगा। और जो ड्रॉई कौन होता है, जिसको पेमेंट करनी है, ये डेटर होगा। ये क्या करता है, सिर्फ बिल पे साइन करके उसको एक्सेप्ट करेगा। और जो पे है, इन केस लेट कर लो कि पे और ड्रॉवर दोनों एक पर्सन कब होंगे और अलग अलग कब होंगे। जैसे कि ए है एंड बी है, और हम यहाँ पे एक सी पर्सन और ले लेते हैं। ए क्या था, क्रेडिटर, कि जिसने बिल को लिखा था, ये था ड्रॉवर। और बी को इसने क्या करा, बिल लिख के दे दिया। और ये जो बिल है ना, किस फॉर्म में होगा, ऑर्डर की फॉर्म में होगा, कि यहाँ पे ए रिक्वेस्ट नहीं कर रहा बी को पेमेंट करने के लिए, ऑर्डर दे रहा है कि आप इस डेट को मुझे पेमेंट करोगे। और जो बी क्या है, डेटर, ड्रॉई भी कह सकते हो इसको। और क्या है ये, जिसने बिल को एक्सेप्ट किया है, जिसको पेमेंट करनी है। इन केस की जो देखो, बी ने पहले क्या करा, ए ने बिल को लिखा, बिल को लिख के दे दिया बी को, बी ने क्या करा, उसको साइन करके एक्सेप्ट कर दिया, और फिर से वापस दे दिया ए को। तो ए को तो बिल मिल गया, तो ए के लिए क्या है, वो बी आर है। अब वो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से उस बी आर को कैश में कन्वर्ट करा लेगा। इन केस अगर ए को पेमेंट करनी है सी को, तो जो ए है वो क्या कर सकता है कि जो बिल उसको बी से मिला था वो उसी बिल को क्या कर सकता है, सी को ट्रांसफर कर सकता है। तो एक्चुअल में जो पे हो जाएगा अब सी हो जाएगा, कि जो मैच्योरिटी डेट आएगी उस बी आर की, तो पेमेंट कौन रिसीव करेगा, सी रिसीव करेगा। ठीक है, तो जो पेमेंट रिसीव करता है उसको हम कहेंगे पे। अगर ए सी को ट्रांसफर नहीं करता तो ए ही क्या हो जाता, पे ही हो जाता, वही ड्रॉवर था वही पे ही था। लेकिन जब ए ने सी को ट्रांसफर कर दिया तो जो एक्चुअल पेमेंट किसको रिसीव हुई है, सी को, तो सी यहाँ पे ही हो जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो मेन तो डिफरेंस यही है प्रॉमिसरी नोट में और बिल ऑफ एक्सचेंज में, कि प्रॉमिसरी नोट लिखता कौन है, डेटर, जिसको पेमेंट करनी है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है, कौन लिखता है, जो जिसको पेमेंट मिलनी है, क्रेडिटर लिखता है। ठीक है, और यहाँ पे जो बिल ऑफ एक्सचेंज में जो बिल होते हैं, इनलैंड बिल भी हो सकते हैं, फॉरेन बिल भी हो सकते हैं,
इनलैंड बिल में क्या होता है कि जो दोनों, जो ड्रॉवर है और जो ड्रॉई है, सेम कंट्री के होंगे तो वो इनलैंड बिल हो जाएगा। फॉरेन बिल में क्या होता है कि जो ड्रॉवर है एंड ड्रॉई है दोनों अलग अलग कंट्रीज़ के हों तब ये हो जाएगा। उनके लिए भी अलग अलग कंडीशंस है, टर्म्स है कि किस हिसाब से स्टैंप लगेगी, कितनी कॉपीज़ बनानी चाहिए, साइन कहाँ होंगे, कितनी, कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा, वो सब। एक्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के अकॉर्डिंग, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, तो राइटिंग में होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। तो ये भी सेम प्रोमिसरी नोट के जैसे क्या है, अनकंडीशनल है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट नहीं होती। साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बेरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कि जो भी इस पर्सन को दिया जाएगा, जो एक्सेप्ट करेगा, उसके साइन होने चाहिए यहाँ पे, और वो उसको ऑर्डर देता है कि जो भी स्पेसिफाइड सम है एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद वो उसको पेमेंट कर देगा। करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज की, तो सबसे पहले क्या है, रिटर्न। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए। दूसरा क्या है, अनकंडीशनल। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अनकंडीशनल, दैट इज देयर इज नो कंडीशन अटैच टू इट। तो सिंपल एक ऑर्डर की तरह होता है, इसमें कोई भी ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। ऑर्डर लेटर, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन ऑर्डर लेटर होता है, इट इज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर ऑन द डेटर, क्योंकि जो क्रेडिटर है जिसको पेमेंट रिसीव होनी है वो डेटर को ऑर्डर करेगा, एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर एंड नॉट अ रिक्वेस्ट, कि रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, वो उसको ऑर्डर कर रहा है कि आप मुझे इस पर्टिकुलर डेट को जो स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी है वो पेमेंट करोगे। सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉअर, तो बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी साइन बाय द ड्रॉअर एज वेल एज द ड्रॉई, तो दोनों के ही सिग्नेचर होते हैं यहाँ पे, जो बिल को लिखता है उसके भी और जिसने बिल को एक्सेप्ट किया है उसके भी। फिक्स्ड अमाउंट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर टू पे अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी, तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको ऑर्डर की फॉर्म में ड्रॉन किया जाता है और एक जो फिक्स्ड सम ऑफ मनी है वो भी यहाँ पे पहले से डिसाइड होगी, कितनी अमाउंट के लिए जो ड्रॉवर है वो ड्रॉई को ऑर्डर करेगा। पेमेंट टू अ स्पेसिफाइड पर्सन, जो बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेबल टू द पर्सन स्पेसिफाइड देयरिन और टू द ऑर्डर ऑफ द स्पेसिफाइड पर्सन और टू द बेरर एज द केस में बी। इट मीन्स कि जो बिल को लिख रहा है, जो पेमेंट है वो भी रिसीव कर सकता है, या फिर जो पेई होगा, अगर ड्रॉवर ने किसी और को वो बिल ट्रांसफ़र कर दिया तो जो एक्चुअल में जो पेई बनेगा उसको जो पेमेंट है वो रिसीव हो जाएगी। तो पेमेंट रिसीव करने वाला सेम पर्सन भी हो सकता है और डिफरेंट पर्सन्स भी हो सकते हैं। फिक्स्ड डेट ऑफ पेमेंट, तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेबल ईदर ऑन डिमांड और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड ड्यूरेशन, तो डिमांड पे भी जो बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट हो सकती है कि जिस टाइम पे उसने प्रेजेंट किया, इट मीन्स एट साइट वाला, तो तब भी हो सकती है पेमेंट, या फिर जो भी ड्यूरेशन स्पेसिफाइड थी उसकी एक्सपायरी के बाद, और यहाँ पे जो डेज ऑफ ग्रेस होते हैं वो भी ऐड होंगे। स्टैम्प्ड, अ बिल ऑफ एक्सचेंज शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड, तो बिल ऑफ एक्सचेंज पे क्या होनी चाहिए, स्टैम्प्ड भी होनी चाहिए, स्टैम्प होनी चाहिए। वैल्यू रिसीव्ड, इट इज प्रेफरेबल टू राइट द वैल्यू इन द बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन रिसीव्ड ऑन द फेस ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज इवन दो इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग तो चलो रिक्वायर्ड ना भी हो, उसके बावजूद भी जो बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर जो भी स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी है वो मेंशन होनी चाहिए। पार्टीज टू द बिल ऑफ एक्सचेंज, कि बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। देयर आर द 3 पार्टीज टू द बिल ऑफ एक्सचेंज, तो यहाँ पे 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले है ड्रॉवर, दूसरे नंबर पे है ड्रॉई एंड तीसरी पार्टी है पेई। तो ड्रॉवर कौन होता है, ही इज द पर्सन हु ड्रॉज एंड साइंस द बिल ऑफ एक्सचेंज, कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करता है एंड उस पर साइन करेगा। He is also known as the creditor because he has the right to receive money from another person. इसको हम creditor भी कह सकते हैं क्योंकि इस पर्सन को राइट होता है कि वो दूसरे पर्सन से मनी रिसीव करेगा। सेकंड क्या है, ड्रॉई,
ही इज द पर्सन ऑन whom द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन। ये वो पर्सन होता है जिसके लिए बिल को लिखा गया है। दैट इज ही इज द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज, कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करेगा। एंड इज लाइबल टू पे द मनी देयर ऑन द ड्यू डेट। और जब बिल ऑफ एक्सचेंज की जो भी ड्यू डेट आएगी उस पे जो भी मनी स्पेसिफाइड है उसकी पेमेंट करने के लिए जो पर्सन लाइबल होगा वो। ही इज ऑल्सो नोन एज द पेयर और द एक्सेप्टर। इसको क्या क्या कहा जाता है? पेयर भी कहते हैं, एक्सेप्टर भी कहते हैं, ड्रॉई भी, और ये हो जाएगा डेटर। कुछ भी कह लो, डेटर हो, पेयर हो, एक्सेप्टर हो, ड्रॉई हो, ये एक ही है। पेई कौन होता है? ही इज द पर्सन हु हैज द राइट टू रिसीव द पेमेंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन द ड्यू डेट। तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज की ड्यू डेट आएगी उस ड्यू डेट पे जिस पर्सन को राइट होता है पेमेंट रिसीव करने का, तो वो हो जाएगा पेई। द ड्रॉवर एंड द पेई मे बी वन एंड द सेम पर्सन। तो ड्रॉवर जो बिल को लिखता है, पेई जो मनी को रिसीव करेगा, वो दोनों एक ही पर्सन हो सकते हैं, और दे मे बी डिफरेंट पर्सन, और वो दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये किस तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखा जाता है, फॉर्मेट क्या है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? अमाउंट है, कितनी अमाउंट के लिए इस बिल को लिखा गया। राइट हैंड साइड क्या है? न्यू दिल्ली, ये प्लेस है जिस प्लेस पे इस बिल को लिखा गया है। और ठीक उसके नीचे क्या है? डेट 18 मई 2006। यहाँ पे स्टैंप लगेगी। 2 months आफ्टर डेट पे टू मी। 2 months आफ्टर, इट मीन्स जो 18 मई है उसके 2 महीने के बाद जो पे टू मी कौन है यहाँ पे? क्रेडिटर, क्योंकि लिखने वाला कौन है? क्रेडिटर, कि जिसको पेमेंट रिसीव होनी है, तो वो ऑर्डर दे रहा है। और माई ऑर्डर द सम ऑफ ₹5000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। या तो वैसा लिखेगा कि तुम मुझे 5000 रुपये दोगे 2 महीने के बाद जो भी डेट आएगी उसको, या फिर मैं ऑर्डर देता हूँ कि आप मुझे 5000 रुपीज़ की पेमेंट करोगे। निखिल जैन और श्री मदनलाल 280 कमला नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे ड्रॉवर एंड ड्रॉई दोनों के ही सिग्नेचर होंगे। तो इस हिसाब से जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको लिखा जाता है। अब हम करते हैं कि प्रीकॉशंस इन राइटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज, कि जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखा जाएगा कौन कौन से पॉइंट्स है जिनको माइंड में रखना चाहिए। सबसे पहले है प्लेस। द प्लेस ऑफ ड्रॉइंग द बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिटन एट द टॉप इन द राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द बिल। तो बिल का जो राइट हैंड साइड है उसका जो टॉप कॉर्नर होगा वहाँ पे प्लेस मेंशन होना चाहिए कि किस जगह पे आप उस बिल को ड्रॉ कर रहे हो। सेकंड क्या है? डेट। द डेट इज रिटन राइट बिलो द प्लेस ऑफ ड्रॉइंग द इन द राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द बिल, कि जहाँ पे आपने प्लेस मेंशन करा था राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे, ठीक उसके नीचे जो डेट है वो मेंशन होनी चाहिए। The date of drawing the bill of exchange should be written very carefully, as it is according to this date that the maturity date and the date on which payment becomes due are determined. The majority of the bills are made as payable after a specified duration. तो यहाँ पे बोला हुआ है कि जब भी आप डेट को मेंशन करो तो बिल्कुल बड़े ही ध्यान से डेट को मेंशन करना है, क्योंकि जो ये डेट है वही बताएगी कितने टाइम के बाद कि जो आपकी मैच्योरिटी डेट है वो क्या होगी। तो बड़ी ही केयरफुली आपने जो डेट को मेंशन करना है। अमाउंट। द अमाउंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज इज मैंशनड बोथ इन फिगर्स एज वेल एज इन वर्ड्स। तो आपको फिगर इट मीन्स कि नंबर्स में भी आपको अमाउंट स्पेसिफाई करनी है, एंड जो वर्ड्स होते हैं उनमें भी आपको जो अमाउंट है वो स्पेसिफाइड करनी है। इट इज़ रिटन इन फिगर इन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर। तो जो नंबर में आपने लिखा था वो लेफ्ट हैंड साइड लिखना है कॉर्नर में, टॉप कॉर्नर में, एंड इन वर्ड्स इन द ऑर्डर ऑफ द बिल प्लेस्ड इन द सेंटर। और वर्ड्स में कैसे लिखोगे? जब आप उसको ऑर्डर वाली लाइन लिखते हो ना कि पेमेंट करने के लिए बोलोगे, तो उसके जो सेंटर में आपने 5000 रुपीज़ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था, नंबर्स में तो यहाँ हो गया, फिगर्स में 5000 रुपीज़, एंड वर्ड्स में यहाँ हो गया ₹5000। Stamp. The stamp is affixed in the left hand corner of the bill right below the place where the amount is mentioned in the figure, कि जहाँ पे आपने अमाउंट मेंशन करी थी फिगर में, ठीक उसके नीचे जो स्टैम्प है वो लगानी चाहिए। इफ़ द बिल इज पेबल ऑन डिमांड, अगर बिल कैसा है? डिमांड पे पेबल है, इट मीन्स एट साइट है।
देन स्टैम्प इज नॉट रिक्वायर्ड, तो उस केस में स्टैम्प है वो रिक्वायर्ड नहीं है। हाउएवर इफ द बिल इज पेएबल आफ्टर अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन, अगर जो बिल है उसकी स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के बाद पेमेंट होगी, इट हैज़ टू बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड, तब वो स्टैम्प होना चाहिए। द स्टैम्प शुड बी अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ द बिल, और जो स्टैम्प है वो जो बिल की अमाउंट होगी उसके अकॉर्डिंग होगा। प्रोमिसरी नोट में तो क्या था, चाहे जो प्रोमिसरी नोट है वो एट साइट हो या आफ्टर साइट हो, दोनों ही केसेस में जो स्टैम्प है वो रिक्वायर्ड थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में अगर जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो कैसा है, एट साइट है, एट साइट बिल के केस में तो स्टैम्प की रिक्वायरमेंट नहीं है। आफ्टर साइट वाले जो बिल है उसके केस में जो स्टैम्प की रिक्वायरमेंट है। पीरियड, बाय द पीरियड ऑफ द फिफ्थ इज पीरियड, तो जो बिल का पीरियड होगा उससे क्या मतलब है कि वो ड्यूरेशन होगी जिसकी एक्सपायरी के बाद जो ड्रॉवर है वो क्या करेगा, जो पेमेंट को रिसीव करेगा। इट मीन्स कि मैच्योरिटी डेट आ जाएगी जिसके बाद उस बिल को कैश में कन्वर्ट कराया जाएगा। और सबसे मेन पार्ट है बिल का, वो उस ड्यूरेशन से ही स्टार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे जो स्पेसिमेन था 2 months आफ्टर, तो ये क्या है, पीरियड है। While calculating the date of payment of the bill, 3 days known as days of grace, यानी कि जो यहाँ पे टाइम पीरियड मेंशन होगा ना उसी के हिसाब से जो एक्सपायरी होगी उस टाइम ड्यूरेशन की वो कैलकुलेट की जाएगी। और जब जो पेमेंट है बिल की उस डेट को कैलकुलेट करते टाइम तो हम क्या करते हैं, 3 दिन ऐड कर देते हैं। जो 3 दिन ऐड होंगे उनको क्या कहा जाएगा, डेज ऑफ ग्रेस। जैसे इस एग्जाम्पल में जो 18 मई 2006 को जो बिल लिखा गया था, और कब ये मतलब पेबल कब होगा, इसकी मैच्योरिटी डेट कब आएगी, 2 months आफ्टर। तो 18 मई के बाद 18 जून 1 मंथ हो गया, 18 जुलाई ये 2 months हो गए। और इसमें क्या करेंगे हम, जो 3 डेज हैं जो डेज ऑफ ग्रेस है उनको ऐड करेंगे। इट मीन्स कि जो 21 जुलाई होगी वो मैच्योरिटी डेट हो जाएगी। इन केस अगर 21 जुलाई को क्या है, पब्लिक हॉलीडे है, तो 20th जुलाई वो मैच्योरिटी डेट मानी जाएगी। 6th इज फॉर वैल्यू रिसीव्ड, दिस मीन्स दैट गुड्स और सर्विसेज हैव ऑलरेडी बीन रिसीव्ड फॉर द वैल्यू ऑफ द बिल, कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो पहले से ही रिसीव कर लिए हैं, किसने, डेटर ने, और उस बिल की वैल्यू क्या है। जो ये वर्ड्स होंगे वो इंक्लूड किए जाएंगे एट द एंड ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द बिल, बिल के एंड में। सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉवर, द ड्रॉवर साइंस द हिज नेम ऑन द बॉटम राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द बिल। तो यहाँ पे जो निखिल जैन था ये कौन है, ड्रॉवर, और श्री मदन लाल 280 ये कौन है, ड्रॉई, यानी कि जो पेमेंट करेगा, और ये कौन, जिसको पेमेंट रिसीव होगी। तो ये इन सभी पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है जब भी बिल को लिखा जाएगा। डिफरेंस बिटवीन अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड अ प्रॉमिसरी नोट। तो फर्स्ट बेस क्या है, ड्रॉवर। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में जो बिल लिखा जाता है उसको लिखने वाला कौन है, क्रेडिटर, तो ड्रॉवर कौन हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। प्रॉमिसरी नोट के केस में जो प्रॉमिस नोट को लिखेगा वो कौन होगा, डेटर। तो ड्रॉवर हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज में क्रेडिटर, प्रॉमिसरी नोट में ड्रॉवर हो जाएगा डेटर। नेचर, तो बिल ऑफ एक्सचेंज किस नेचर का है, ऑर्डर नेचर का है। इट मीन्स कि जो क्रेडिटर है बिल के थ्रू ऑर्डर देता है डेटर को कि वो उसको पेमेंट करे। और प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है कि जो डेटर है वो प्रॉमिस करता है क्रेडिटर को कि स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के बाद वो उसको पेमेंट कर देगा। एक्सेप्टेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में जो एक्सेप्टेंस है किसके द्वारा, ड्रॉई के द्वारा, क्योंकि ड्रॉई को एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी साइन करके, वो नेसेसरी है। लेकिन प्रॉमिसरी नोट के केस में प्रॉमिसरी नोट को एक्सेप्ट किया चाहिए, नेसेसरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट कौन लिख रहा है, डेटर लिख रहा है, जिसको पेमेंट करनी है वही लिख रहा है, और किसको दे रहा है वो, क्रेडिटर को। क्रेडिटर तो मना नहीं करेगा क्योंकि उसको तो पेमेंट रिसीव होनी है, इसीलिए तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है।
पार्टीज, बिल ऑफ एक्सचेंज में जो 3 पार्टीज इन्वॉल्व है, एक ड्रॉवर, एक्सेप्टर एंड पेई। और जो प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, मेकर एंड पेई। ड्रॉवर एंड पे, तो ड्रॉवर कौन होता है, जो उस बिल को लिखेगा। पे कौन, जिसको पेमेंट रिसीव होगी। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में जो ड्रॉवर पेई हैं वो एक भी हो सकते हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। प्रोमिसरी नोट के केस में जो मेकर है, जो प्रॉमिस करने वाला पर्सन है, और पेई जिसको पेमेंट रिसीव होगी, वो कभी भी एक नहीं हो सकते, क्योंकि मेकर यहाँ पे डेटर होता है, पेई यहाँ पे क्रेडिटर होता है। कॉपीज, फॉरेन बिल के केस में जो 3 कॉपीज है वो बनाई जाएंगी। बिल ऑफ एक्सचेंज में जो प्रोमिसरी नोट में जो फॉरेन प्रोमिसरी नोट है उस केस में सिर्फ एक ही कॉपी बनाई जाएगी। जॉइंट लाइबिलिटीज, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में जो एक्सेप्टर्स होते हैं, मतलब डेटर जो बिल को एक्सेप्ट करेंगे, उनकी जॉइंट लाइबिलिटी होगी। लेकिन प्रोमिसरी नोट के केस में जो मेकर्स है, क्योंकि मेकर्स ही कौन है, डेटर्स है, तो उनकी जॉइंट लाइबिलिटी हो सकती है। स्टैम्प, अ बिल पेबल एट साइट नीड नॉट बी स्टैम्प्ड। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में जो एट साइट बिल होते हैं उनके लिए स्टैम्प की रिक्वायरमेंट नहीं है। अ प्रोमिसरी नोट पेबल एट साइट नीड्स टू बी स्टैम्प्ड। अगर प्रोमिसरी नोट ऐसे है जो एट साइट प्रोमिसरी नोट्स है, उनके लिए भी स्टैम्प की रिक्वायरमेंट है। पेमेंट फॉर ओनर, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में तो क्या होगा कि ए एंड बी 2 पर्सन है। ए क्या है, क्रेडिटर, एंड बी क्या है, डेटर। बिल लिखा ए ने, बी ने क्या करे, साइन करा और इस बिल को एक्सेप्ट करके ए को वापस कर दिया, तो ए के पास बी आर है। तो जो ए है ना, वो क्या कर सकता है, उस बिल को कैश में कन्वर्ट करा सकता है, किससे, बैंक से। ठीक है, तो मैच्योरिटी डेट से पहले ए बैंक में जाएगा और उसको इनकैश करा लेगा, और जिस टाइम में मैच्योरिटी डेट आएगी उसके बाद जो पेमेंट है वो कौन करेगा, बी करेगा। लेकिन प्रोमिसरी नोट के केस में ऐसा नहीं होता, जिसने उस प्रोमिसरी नोट को लिखा है वही पेमेंट करेगा, कोई थर्ड पार्टी है वो पेमेंट नहीं कर सकती। In case of a bill of exchange is dishonored, any other person may make its payment. अगर जो बिल है वो डिसऑनर्ड हो जाएगा, उस केस में कोई थर्ड पर्सन है, अदर पर्सन है, वो उसकी पेमेंट कर सकता है। इन द केस ऑफ अ प्रोमिसरी नोट द सेम इज नॉट पॉसिबल, लेकिन प्रोमिसरी नोट के केस में ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लाइबिलिटी ऑन डिसऑनर, जब बिल की नॉन पेमेंट नहीं होती, द ड्रॉवर इज लाइबल फॉर द सेम, तो वहाँ पे जो ड्रॉवर है, जो बिल को लिखने वाला है, वो उसके लिए लाइबल होगा। जैसे ए ने तो क्या करा था, बैंक से उस बिल को इनकैश करा लिया, लेकिन जो बी है, जो डेटर था, उसने जब मैच्योरिटी डेट आई तो उसने उस बी आर की पेमेंट नहीं की, तो उस केस में जो बैंक है वो क्या करेगा, ए से ही जो कैश है वो ले लेगा, उसका जो बी आ रहा है वो डिसऑनर हो जाएगा। जो ए है वापस से बैंक को पेमेंट करेगा, बैंक अपने चार्जेस लेगा, और फिर जो ए है वो क्या करेगा, बी को फिर से अपना क्या बना लेगा, डेटर बना लेगा। द मेकर ऑफ अ प्रोमिसरी नोट इज ऑलवेज लाइबल फॉर द सेम, लेकिन यहाँ पे हमेशा जो मेकर है, अगर डिसऑनर वगैरह कुछ हो भी जाता है, उस केस में जो लाइबिलिटी रहेगी वो ऑलवेज किसकी रहेगी, मेकर की रहेगी। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या हुआ, डिसऑनर की लाइबिलिटी किसके ऊपर आई, ड्रॉवर के ऊपर, यानी कि क्रेडिटर के ऊपर। नोटिंग, इन केस अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिसऑनर्ड इट इज नेसेसरी दैट अ नोटिंग इज मेड। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में जो बी आर है वो डिसऑनर हो जाए, तो उस केस में क्या होगा कि एक पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा जिसका मेन काम ये रहेगा कि उस बिल के डिसऑनर होने के रीज़न को फाइंड आउट करे, उसको नोट करे, और उसके लिए वो कुछ चार्जेस लेगा, और उन्हीं को कहा जाता है नोटिंग चार्जेस। इन केस अ प्रोमिसरी नोट इज डिसऑनर्ड नोटिंग इज नॉट नेसेसरी, लेकिन अगर प्रोमिसरी नोट है, अगर वो डिसऑनर हो गया, तो उस केस में नोटिंग की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। Kinds of bill of exchange. There are the 2 types of bill of exchange. First is inland bill and second is foreign bill. Inland bill
ऑफ एक्सचेंज वो बिल होते हैं विच इज ड्रोन बाय अ बिजनेसमैन फॉर द एक्सेप्टेंस बाय अनदर बिजनेसमैन ऑफ द सेम कंट्री। इट मीन्स कि जो बिल को लिखेगा, ड्रोन करेगा और जो बिल को एक्सेप्ट करेगा, दोनों ही पार्टीज क्या होंगी, सेम कंट्री से बिलोंग करेंगी। देयरफॉर एन इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज इज वन इन विच बोथ द पार्टीज आर इन द सेम कंट्री, कि दोनों पार्टी एक ही कंट्री में है। तो जो इनलैंड बिल होते हैं उनके ऊपर जो स्टैंप लगेगी वो एक ही बार लगेगी। फॉरेन बिल, when a businessman from one country draws a bill of exchange on a businessman belonging to another country, in other words the drawer and the acceptor live in different countries। तो बिजनेसमैन जब एक कंट्री का है जिसने बिल को लिखा है और जो बिजनेसमैन जिसने एक्सेप्ट करा है वो दूसरी कंट्री से है, तो यानी कि जो ड्रोवर एंड जो एक्सेप्टर है, ड्रोवर एंड ड्रोई दोनों क्या हैं, अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं। देन सच अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। तो उस बिल को हम क्या कहेंगे, फॉरेन बिल कहेंगे। और ये जो बिल है एक कंट्री में ड्रॉ किए जाते हैं एंड दूसरी कंट्री में पेबल होंगे। और ज़्यादातर जो फॉरेन ट्रेड के केस में जो फॉरेन बिल को लिखा जाता है कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करेगी। और फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में जो बिल की 3 कॉपीज हैं वो तैयार की जाएंगी। ऐसा क्यों, जो एक कॉपी है वो दूसरी कॉपी के रेफरेंस में होगी ऐसे। और ये तो तीनों कॉपी हैं उनको डिस्पैच किया जाएगा एक्सेप्टर के पास, वो भी डिफरेंट मोड से। और ऐसा इसलिए किया जाता है अगर एक्सेप्टर को इन केस जो फर्स्ट कॉपी है जिसको बाय पोस्ट डिस्पैच किया गया था वो उसको रिसीव नहीं हुई, एटलीस्ट उसको जो रिमेनिंग 2 कॉपीज है वो तो रिसीव हो जाएंगी। और जैसे ही फर्स्ट कॉपी जो उसको बिल की रिसीव हुई थी वो उसकी पेमेंट कर देता है, तो जो बाकी 2 कॉपीज होंगी वो डुप्लीकेट मानी जाएंगी, वो रिडंडेंट हो जाएंगी। एक और पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि जो फॉरेन बिल के केस में जो बिल को स्टैंप किया जाएगा वो 2 बार स्टैंप किया जाएगा। इनलैंड बिल में तो क्योंकि एक ही कंट्री से ड्रोवर एंड ड्रोई बिलोंग करते हैं तो उसको स्टैंप एक ही बार करना है, लेकिन फॉरेन बिल के केस में जो ड्रोवर अलग कंट्री से है, ड्रोई अलग कंट्री से है, तो जो बिल होगा उसको 2 बार स्टैंप लगेगी, एक बार ड्रोवर की कंट्री में एंड दूसरी बार ड्रोई की कंट्री में। अ स्पेसिमेन ऑफ अ फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, अमाउंट पाउंड 500, वही सेम है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या होगा, प्लेस, जिस प्लेस पे उस बिल को लिखा गया है, न्यू दिल्ली 31 जनवरी 2006 को। और जो अमाउंट के नीचे क्या होगा, स्टैंप होगा। और ये अमाउंट कैसे है, फिगर्स में है। 60 डेज आफ्टर, ये क्या हो गया, टाइम पीरियड कि 60 दिन के बाद। साइट ऑफ दिस फर्स्ट बिल ऑफ एक्सचेंज, सेकेंड एंड थर्ड ऑफ द सेम टेन्योर एंड द डेट अनपेड। Pay to Greenlace Bank or order the sum of 500 pounds only for the value received। और यहाँ पे किसके हो जाएंगे, ड्रोवर की इंफॉर्मेशन हो जाएगी जो उस बिल को लिख रहा है, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन हो जाएगी ड्रोई की। तो इस हिसाब से जो बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखा जाता है ये फॉरेन बिल का स्पेसिमेन हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन इनलैंड एंड फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहले है पार्टीज। इनलैंड बिल में जो ड्रॉवर एक्सेप्टर होते हैं दोनों पार्टीज सेम कंट्री से बिलोंग करेंगी। फॉरेन बिल के केस में क्या होगा, जो ड्रॉवर एंड एक्सेप्टर है दोनों अलग अलग कंट्री से बिलोंग करेंगी। लैंग्वेज, जो इनलैंड बिल को ड्रॉन किया जाएगा जिस कंट्री में उसको लिखा गया है उस कंट्री की जो भी लैंग्वेज है उसमें उसको ड्रॉ किया जाता है। लेकिन जो फॉरेन बिल है उसको इंग्लिश में ड्रॉन किया जाएगा क्योंकि इंग्लिश क्या है, कॉमन लैंग्वेज। स्टैम्प, जो इनलैंड बिल है इट्स स्टैम्प्ड ओनली वंस, उसको एक ही बार स्टैम्प किया जाता है। लेकिन जो फॉरेन बिल पे स्टैम्प लगेगी वो 2 बार लगेगी, एक बार ड्रोवर की कंट्री में एंड सेकेंड टाइम ड्रोई की कंट्री में। कॉपीज, इनलैंड बिल के केस में सिर्फ एक ही कॉपी है वो तैयार की जाती है, लेकिन फॉरेन बिल के केस में जो बिल ऑफ एक्सचेंज की कॉपीज होंगी वो 3 कॉपीज तैयार की जाएंगी। तो ये था मेन डिफरेंस इनलैंड बिल में एंड फॉरेन बिल में। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट हो वो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। Thanks for watching. Like, share and subscribe. Bye bye.